वेलकम गाइस माय यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग। इससे पहले पॉलिटी में हम पढ़ चुके हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम और आज बारी है सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि केंद्रीय मंत्री परिषद की। तो बाकी वीडियोस के लिए आप मेरी बाकी वीडियोस देख सकते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और पीएम के लिए। और अच्छा रहेगा कि इस वीडियो से पहले आप उन वीडियोस को अच्छे से एक बार देख लीजिए, तो आपको क्लियरिटी मिल जाएगी चीज़ों में, एक सीक्वेंस बन जाएगा आपका। तो आज हम बात करेंगे सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर केंद्रीय मंत्री परिषद की। केंद्रीय मंत्री परिषद, इसमें आपके टोटल 5 आर्टिकल हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। 5 आर्टिकल इससे रिलेटेड हैं जो कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में कुछ कुछ चीज़ें बताते हैं। इसमें सबसे पहला है आपका आर्टिकल 74। ये बताता है राष्ट्रपति की सहायता एवं परामर्श और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद नियुक्त की गई है, जिसका प्रधान आपके प्रधानमंत्री होंगे और राष्ट्रपति इसकी सलाह पर ही कार्य करेगा। फिर आर्टिकल 75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध है कि उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उन सब चीज़ों के बारे में दिया गया है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो अपना पद धारण करेंगे। ये सारी चीज़ें दी गई, उनके वेतन भत्ते और ये सब चीज़ें। फिर आर्टिकल 77 में है कि भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों का संचालन, यानी जितने भी भारत सरकार की जो भी कार्यवाही होती हैं, जो भी ऑफिशियल वर्क्स होते हैं, वो सारे के सारे राष्ट्रपति के नाम से की जाते हैं। राष्ट्रपति के साइन होना हर बिल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके नाम से ही सारी की सारी सूचनाएं, सारे के सारे कार्य किए जाते हैं। ठीक है। आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में दिया गया है। इसमें दिया गया है कि वो जो राष्ट्रपति हैं उन्हें क्या करें, सारे जो भी आपके प्रस्ताव हैं उनके बारे में सूचित करें और राष्ट्रपति अगर उनसे कोई जानकारी मांग रहा है तो उनको वो जानकारी प्रोवाइड करें। तो ये सब दिया गया है। आर्टिकल 88 ये नया है। ये 4 जो आर्टिकल हैं ये हम पहले की वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं। आर्टिकल 88 में है कि सदन में मंत्रियों के अधिकार व महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल, उनके अधिकारों के बारे में दिया गया है कि जो मंत्री होते हैं उन्हें क्या क्या अधिकार होते हैं। जैसे कि मंत्री क्या, जो भी आपके मंत्री हैं वो सदन के किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसमें भाग ले सकते हैं, लेकिन मतदान देने का अधिकार नहीं होता उन्हें। लेकिन वो किसी भी बैठक में भाग ले सकते हैं, दोनों की संयुक्त बैठक में भाग ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं आपके आर्टिकल 88 में। सॉरी गाइस। तो ये 4 आर्टिकल जो हैं, सॉरी ये 5 जो आर्टिकल्स हैं, इनको आपने अच्छे से याद रखना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में क्या क्या चीज़ें आती हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में आपकी मेन रूप से 3 चीज़ें आती हैं। 3 चीज़ों से आपका केंद्रीय मंत्रिपरिषद मिलकर बना होता है। सबसे पहले होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, जिनको आप जानते भी हो, कैबिनेट मिनिस्टर या मेन मिनिस्टर या आप कह सकते हो पावरफुल मिनिस्टर। और दूसरे होते हैं आपके राज्य मंत्री। राज्य मंत्री जो हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं केवल राज्य मंत्री, यानी केवल मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे। वो बेसिकली क्या होते हैं, कैबिनेट जो मंत्री होते हैं उनके सहायक के रूप में काम करते हैं। ठीक है। दूसरे होते हैं राज्य मंत्री इंडिपेंडेंट चार्ज वाले, यानी स्टेट मिनिस्टर विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, यानी कि जो किसी के अंडर काम नहीं करते उनको अलग से एक विभाग दे दिया जाता है। ठीक है। तीसरे होते हैं आपके उप मंत्री यानी डेप्यूटी मिनिस्टर। ये जो डेप्यूटी मिनिस्टर होते हैं ये क्या करते हैं, ये भी आपकी कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं उनकी सहायता के लिए ही होते हैं, आपके डेप्यूटी मिनिस्टर भी। अभी हम एक एक करके इन सभी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि कौन से किस चीज़ के लिए होते हैं मंत्री। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कैबिनेट मिनिस्टर की। ठीक। देखो, कैबिनेट मिनिस्टर यानी कि आपके महत्वपूर्ण मंत्रालय, आपने बहुत बार सुना भी होगा कि वो कैबिनेट मंत्री हैं। तो कैबिनेट मंत्री यानी मेन मिनिस्टर जो हैं, मेन मिनिस्टर, इनके पास कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं, जैसे कि आपकी होम मिनिस्ट्री, डिफेंस, फाइनेंस, फॉरेन, सड़क परिवहन, एचआरडी, ये सब कुछ। वुमेन एंड वेलफेयर जो मिनिस्ट्री होती है वो भी, चाइल्ड डेवलपमेंट वाली मिनिस्ट्री, वो सारी जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री हैं वो सारी की सारी, उसमें जो भी उसका लीडर होगा उस मिनिस्ट्री का, वो आपका कैबिनेट मिनिस्टर कहलाएगा। जैसे अभी आपके होम मिनिस्टर कौन है, अमित शाह, तो वो आपकी क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उस मंत्रालय के लीडर हैं। फिर ये जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं ये क्या करते हैं, नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो भी आपकी नीतियाँ बनती हैं, जो भी जिस फील्ड से नीतियाँ बनेंगी, अगर होम वाली हैं तो होम वाले मिनिस्टर, तो जितनी भी जो आपकी नीतियाँ बनती हैं उनमें इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है। और ये ऑब्वियसली कैबिनेट मिनिस्टर है तो कैबिनेट की जो बैठकें होंगी उनमें क्या करेंगे, ये भाग लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे।
जैसे कि आपके मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इन दोनों के जो मिनिस्टर हैं वो है आपके नितिन गडकरी। ठीक, तो ऐसे ही आपको सारी लिस्ट ये मिल जाएंगी, तो मैंने इसलिए आपको प्रोवाइड नहीं करी। अगर आपको सारी ये लिस्ट चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट में बोल सकते हो, तो मैं नेक्स्ट टाइम आपको प्रोवाइड कर दूंगी पूरी लिस्ट। नहीं तो आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। फिर आपका मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर के सहायक होते हैं, उनके सहायक के रूप में काम करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर के सहयोगी के रूप में काम करते हैं, लेकिन कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं लेते। ये पॉइंट याद करना, कई बार पूछ लेते हैं कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो कैबिनेट की बैठकों में भाग लेंगे या नहीं लेंगे, या कौन ले सकते हैं। तो याद रखना, कैबिनेट मिनिस्टर केवल कैबिनेट मिनिस्टर ही कैबिनेट की बैठकों में भाग लेंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं लेते। ठीक है, अब देखो, जैसे कि हमने यहाँ देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट वाला जो आपका रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय है, उसके कैबिनेट मिनिस्टर कौन है आपके, यानी मेन कैबिनेट मिनिस्टर हैं आपके नितिन गडकरी। ठीक है, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है आपके? वीके सिंह। तो नितिन गडकरी के अंडर कौन काम करेंगे? वीके सिंह। ठीक है, ये स्टेट मिनिस्टर हो गए। फिर है आपके स्टेट मिनिस्टर होते हैं कुछ इंडिपेंडेंट चार्ज वाले, यानी जो किसी के अंदर नहीं होते, उनके पास स्वतंत्र प्रभार होता है। इनके पास क्या होता है? हैविंग ऑल पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर मिनिस्ट्री। इनकी जो भी इनके पास मंत्रालय होगा उसकी सारी की सारी पावर, सारी की सारी जिम्मेदारियां इस स्टेट मिनिस्टर के पास होती है, जो कि इंडिपेंडेंट चार्ज के होते हैं। ये कैबिनेट की बैठकों में ये भी भाग नहीं लेते, लेकिन अगर इन्हें इन्वाइट किया जाए तो ये तब उसमें भाग लेंगे। ठीक है, अगर इन्हें इन्वाइट करेंगे तो तभी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, नहीं तो ये भी कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं लेते हैं। तो इसमें मैंने जैसे आपके दो बता रखे हैं, एक है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट यूथ है अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर, आपके खेल मंत्री किरण रिजिजू, और आपके लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर संतोष कुमार गंगवार। ये दोनों ही आपके इंडिपेंडेंट चार्ज वाले स्टेट मिनिस्टर हैं। ठीक, फिर होते हैं आपके तीसरे डेप्यूटी मिनिस्टर। ये क्या होते हैं? ये तीसरे हैं, तो ये इनमें कैबिनेट मिनिस्टर और जो राज्य मंत्री हैं आपके, चाहे वो इंडिपेंडेंट चार्ज वाले हो चाहे वो नॉर्मल स्टेट मिनिस्टर हो, उनकी सहायता के लिए नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, ये भी कैबिनेट के सदस्य नहीं होते, और सदस्य नहीं हैं तो ये कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं लेंगे। ठीक, फिर कुछ और भी लोग होते हैं आपके केंद्रीय मंत्रिपरिषद में, जैसे कि एक होते हैं आपके संसदीय सचिव। तो ये जो मंत्रिपरिषद की अंतिम श्रेणी है, सॉरी, तो अगले हैं हमारे संसदीय सचिव। संसदीय सचिव मंत्री परिषद की अंतिम श्रेणी, यानी जो मंत्रालय की लास्ट यानी सबसे कम पावर होगी इनके पास, सबसे नीचे, वो होते हैं आपके संसदीय सचिव। वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है, इनको भी मंत्री का ही दर्जा मिलता है, लेकिन इनके पास ऐसा कोई पर्टिकुलर विभाग नहीं होता। और सैद्धांतिक रूप से अगर थ्योरेटिकली बात करें तो हम ये मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं होते, और मंत्री किसी भी व्यक्ति को अपना संसदीय सचिव नियुक्त कर सकता है। याद रखना कि ये मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं होते, लेकिन मंत्री अपनी अपनी सहायता के लिए किसी को भी संसदीय सचिव या पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, ये एक लाभ का पद होता है ये भी। फिर अगला एक टर्म आया किचन कैबिनेट। ठीक है, या आंतरिक कैबिनेट। किचन कैबिनेट या आंतरिक कैबिनेट जो है, ये 15-20 मंत्रियों का एक छोटा सा ग्रुप होता है, जो कि पीएम, इनका जो प्रमुख है वो पीएम होगा, यानी आप कह सकते हो कि पीएम की एक प्रकार की बहुत छोटी सी सलाहकार समिति होती है, कि अगर पीएम को कोई भी डिसीजन लेना है, क्विक डिसीजन लेना है, उसे फटाफट लेना है, तो वो क्या करता है, इनकी जो किचन कैबिनेट है वो उनकी किचन कैबिनेट की बैठक बुला लेता है और फटाफट उनको निर्णय कर लेता है। ठीक है, पीएम के आपके जो भी निर्णय होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं ये जो आपकी किचन कैबिनेट है। इसमें कौन कौन इसके मेंबर हो सकते हैं? तो इसका मेंबर कोई भी हो सकता है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि वो आपके कोई सांसद ही हो या कोई मंत्री ही हो तभी हो सकते हैं। तो इसमें पीएम के विश्वसनीय सदस्य, यानी पीएम जिन पर विश्वास करता है, उसे लगता है कि हाँ वो उनसे सलाह ले सकता है, या उसका कोई फ्रेंड, उसके मित्र वगैरह, या पारिवारिक सदस्य, उसके फैमिली मेम्बर्स भी क्या हो सकते हैं, इसके मेंबर हो सकते हैं। ये निर्णय लेने वाली उच्चतम संस्था होती है, और जो किचन कैबिनेट है उसकी बैठकें होते रहती हैं, एक वीक में कई बार इसकी बैठकें हो जाती हैं, और जो भी निर्णय लेती है गवर्नमेंट वो सारा का सारा ये किचन कैबिनेट उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। किचन कैबिनेट ये जो टर्म है ये उस टाइम पे आया था इंदिरा गांधी के समय। इंदिरा गांधी के टाइम पे जो किचन कैबिनेट थी या आंतरिक कैबिनेट थी वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थी। ठीक है, तो ये टर्म फिर वहीं से आया है। तो ये तो चीज़ें हो गई आपकी, समझा दिया मैंने आपको। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री, उप मंत्री क्या होते हैं। तो
एक बार अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को आप दोबारा से देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ हम और देख लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में। इन दोनों में कुछ डिफरेंस होते हैं तो उनको आप देख लीजिए। मंत्रिपरिषद क्या होता है? यह एक बहुत बड़ा निकाय होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसा कि हमने देखा इसमें विभिन्न प्रकार के मिनिस्टर हैं आपके। तो इनकी संख्या करीब 60 से 70 होती है। लेकिन मंत्रिमंडल आपका बहुत छोटा सा होता है, इसमें सिर्फ 15 से 20 मंत्री ही होते हैं। इसमें मंत्रिपरिषदों की 3 श्रेणियां हो गई, बताया था, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। इसमें केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होंगे, मंत्रिपरिषद का एक भाग है। और मंत्रिपरिषद क्या होता है? सरकारी कार्यों हेतु एक साथ नहीं बैठा करती, इसका कोई सामूहिक कार्य नहीं होता। तो अलग अलग मंत्रालय है तो अलग अलग टाइम पे जिसकी मीटिंग होगी वो जाएगा या जिसको बुलाया जाएगा वो जाएगा। इनकी कोई सामूहिक मीटिंग नहीं होती। मंत्रिमंडल क्या होती है कि इसकी हफ्ते में एक बार बैठक हो जाती है और सरकारी कार्यों के संबंध में यही महत्वपूर्ण निर्णय करती है। मंत्रिपरिषद ये सभी शक्तियाँ प्राप्त है लेकिन सिर्फ कागजों में। वास्तविक रूप से जितनी भी सारी शक्ति है वो मंत्रिमंडल के पास होती है। ठीक है, मंत्रिपरिषद क्या कार्य करेगी इसका निर्धारण आपके मंत्रिमंडल करते हैं। और मंत्रिमंडल को राजनीतिक निर्णय लेकर निर्देश, मंत्रिमंडल क्या करता है? मंत्रिपरिषद को राजनीतिक निर्णय लेकर निर्देश देता है और जो भी निर्देश देगा वो सभी मंत्रियों पर बाध्यकारी होंगे, उसे करना ही पड़ेगा। मंत्रिपरिषद यह मंत्रिमंडल, जो भी मंत्रिमंडल निर्णय बनाएगा उन निर्णयों को लागू करेगी। और जो मंत्रिपरिषद आपकी ये संवैधानिक निकाय है, इसका विस्तृत वर्णन संविधान के अनुच्छेद हमने पढ़ा था 74-75 में किया गया है। इसका आकार वर्गीकरण संविधान में वर्णित नहीं है, लेकिन इसके आकार का विवरण प्रधानमंत्री समय और स्थिति को देखकर करता है। यह ब्रिटेन में विकसित संसदीय व्यवस्था के आधार पर त्रिस्तरीय निकाय के रूप में वर्गीकृत है, जैसा कि हमने भी पढ़ा, 3 कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री और उप मंत्री। और ये जो है मंत्रिपरिषद आपकी सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और मंत्रिमंडल का संविधान के अनुच्छेद 352 के 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे हमने शामिल किया। यानी पहले से ये संविधान में नहीं था, इसे हमने 44वां अमेंडमेंट किया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसके थ्रू हमने इसको शामिल किया। ठीक, तो ये था आपका केंद्रीय मंत्रिपरिषद। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो। सो थैंक यू सो मच एंड keep watching, keep learning.